एक दूसरे को ही नीचा दिखाते हैं। और जिस तरीके से अगर अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही है। जिस तरीके से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस किया और उसके बाद जिस तरीके से इंडियन गठबंधन में सब साथ हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो एक दूसरे को समर्थन नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इस बार की फाइट इसलिए भी टफ हो गई है कि जनता के लिए बहुत मुश्किल हो गया है चूज़ करना। तो पार्टियों के लिए ये कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होगा। वो इसलिए हार्मफुल होगा क्योंकि हो सकता है कि इन आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस की जो आपस की लड़ाई है उससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंच जाए, या जो आम आदमी पार्टी है उसके जो वोट्स हैं वो सीधे जो है बीजेपी को पहुंचे। तो देखिए अभी कहना कुछ भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत टफ फाइट है। कुछ सीट्स पे त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कुछ अगर मेन सीट्स की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में साफ तौर पर कांटे की टक्कर है। और वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से कम हुई है तो उसके बाद मार्जिन भी उस तरीके से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये अंदाज़ा लगाना कि अभी क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से काउंटिंग होगी और उसके बाद जो रुझान सामने आएंगे, अगर आम आदमी पार्टी की तैयारियों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रही है। एक बार मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी तो यहाँ पर तैयारियाँ भी की गई हैं बड़े स्तर। आम आदमी पार्टी ने तो तैयारियां की है फराह, लीडर्स की बात, जिस तरीके के एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं जहां आम आदमी पार्टी का वापसी कर पाना मुश्किल बताया जा रहा है। ये एग्जिट पोल सीधे जनता से मनीष सिसोदिया को पहले सुन लेते हैं। शिक्षा के लिए काम करना, विशेष रूप से दिल्ली के बच्चों के लिए काम करना भगवान की सेवा ही है। तो आज मैंने पुनः भगवान का आशीर्वाद लिया है आके, और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान की कृपा से बच्चों की सेवा करने का पुनः आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ सुबह सुबह पूजा करने आया। कितने आशीर्वाद देंगे, कितनी सीट सर? तो सीटों पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट कोई नहीं बोल रहा है, जैसा अभी पवन जिक्र भी कर रहे थे। पवन, आपके पास ही लौटता हूँ। या जितने भी नेताओं के हम रिएक्शन देख रहे हैं, चाहे हमने अभी संदीप दीक्षित को देखा और हमने इससे पहले दुष्यंत कुमार को देखा, उसके बाद हमने यहाँ पर मनीष सिसोदिया को देखा। रेनू, सीटों को लेकर किसी को भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर कि कितने अंतर से वो हारेंगे, जैसे हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा या अलग अलग राज्यों के चुनाव में देखा कि वहाँ पर वोटिंग के जीत के अंतर को लोग बाकायदा बता रहे थे कि इतने वोटों से हम जीतने वाले। लेकिन अब जितने भी नेताओं की हमने प्रतिक्रिया देखी है, सीटों को लेकर कोई भी बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल रहा है। और खास तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता जो कि पिछले लंबे समय से सत्ता में काबिज हैं, वो अगर खुलकर नहीं बोल पा रहे तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है आशीष कि यहाँ पर जांच एजेंसियों के दायरे में कई बड़े चेहरे, जैसे अभी मनीष सिसोदिया को हमने सुना, अरविंद केजरीवाल भी लगातार इन्हें जेल में भी रहना पड़ा, तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जनता का जनमानस समझ पाना भी मुश्किल है। फराह, बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो उनके लिए है, क्योंकि जनता के लिए कॉन्फिडेंस जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि बिल्डअप होना बहुत मुश्किल हो गया है। और पूरी तरीके से जब चुनाव प्रचार हुआ तो इसमें इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा गरमाया भी गया और इस मुद्दे को बार बार उठाया भी गया। तो कहीं ना कहीं दोबारा से जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी सीटों पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके की फाइट है उसका वोट मार्जिन की भी अगर बात की जाए, कोई भी सीट की स्थिति पर स्पष्ट नहीं है। और जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके बाद से जो बढ़त है वो बीजेपी को देखने को मिली है। लेकिन एग्जिट पोल भी साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि सीट्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, कम सीट्स के मार्जिन से ही बीजेपी को बढ़त होती दिख रही है। यानी अगर आम आदमी पार्टी आज जीतती नहीं है तो वो वोट परसेंटेज जो है या सीट्स की अगर हम बात करें तो बहुत कम मार्जिन होगा। इसलिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद शुरुआती रुझान आएंगे और उसके बाद दोपहर तक जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी। और अभी सब जो है वो हॉट सीट्स की बात करें उन सब का इंतज़ार करें, क्योंकि कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय है और दिलचस्प भी लड़ाई इसलिए हो जाती है क्योंकि कैंडिडेट जिस तरीके से उतारे गए हैं उनके भी चेहरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही आशीष, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि दिल्ली में जिस वक्त मतदान हो रहा था उस समय 12 से 1 बजे के बीच में मात्र 28 से 30% ही वोटिंग हुई थी। तो माना जाता है कि जब मतदान धीरे धीरे हो रहा होता है, यहाँ
यानी कि वहां की जनता बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, लेकिन अचानक से वोटिंग प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा था और अब जनमानस को, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि अब समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत साइलेंट वोटर है। न्यूज़ 18 की टीम तैनात थी सेंटर्स पर और बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी वोटर कुछ भी कहने से बच रहा था, खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था, कह रहा था इंतजार करिए परिणामों का। बिल्कुल रेनू, चूंकि जो आपने बात कही है मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ये दिल्ली के जो वोटर्स हैं, पिछले हम 3 से 4 अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, रिजल्ट देखिए अलग अलग रहे। बीजेपी अपनी जगह पर काबिज रही क्योंकि सत्ता कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी ने ले ली, लेकिन बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 1-2% ऊपर नीचे होता रहा और हर बार चुनाव में बीजेपी टक्कर में थी। हर बार चुनाव में चाहे कांग्रेस से टक्कर हो या आम आदमी पार्टी से, बीजेपी हमेशा एक कॉमन फैक्टर रही है। लेकिन जो कॉमन फैक्टर 3 से 4 चुनाव में हमने जिसे देखा, वो 27 साल सत्ता में नहीं थे, तो संभावनाएं जो है राजनीतिक वो यही बन रही हैं कि बीजेपी चुनाव जीतेगी और अब राजनीतिक पंडितों का भी यही कहना है। लेकिन फराह, जो जिक्र अभी रीनू कर रही थी उस बात को अगर आगे बढ़ाएं तो दिल्ली का जो वोटर है, एक तो दिल्ली के लोग थोड़ा जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा देर से शुरू करते हैं। वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा वोट देने में विश्वास नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर बाहर से आकर के रह रहे हैं। जो वोटर्स हैं, जो पुराने लोग आकर के बसे थे, वो वोटिंग में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन जो अभी नए 10, 12, 15 साल में जो लोग जुड़े हैं दिल्ली से और वोटर बने हैं यहाँ के, मुझे लगता है कि वो वोट नहीं पड़े या कम पड़े, जिसकी वजह से जो परसेंटेज हम कम देख रहे हैं। फराह जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अक्सर ये देखा जाता है कि दोपहर के बाद से ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ती है। सुबह से जो है वो वोटिंग परसेंटेज कम ही रहती है और जिस तरीके से भी जिक्र हो रहा था कि दोपहर तक वोटिंग परसेंटेज बहुत कम थी और उसके बाद शाम तक जो है वो अचानक से वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई। और उसके बाद अगर लोगों से भी हम ग्राउंड पर जब बात कर रहे थे तो लोग अपने मुद्दे, अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर नहीं रख रहे थे, यानी लोगों के अंदर भी जिस कन्फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं और कुछ वोट्स की कमी शायद इसलिए भी है कि लोगों को शायद कंफ्यूजन है कि वो किसको वोट दें, क्योंकि जहां पर जिक्र हो रहा था कि जब आपस की लड़ाई होती है, जब एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जाती है, जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, तो ऐसे में जो जनता है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो वो भी एक यहाँ पर फैक्टर है। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंट, जैसे आपने कहा कि लोग बाहर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है ये देखा गया कि इस बार कम दोपहर तक वोटिंग परसेंटेज थी, फिर अचानक से जो है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी। तो जिस तरीके से कम वोटिंग परसेंटेज हुई है, कहीं ना कहीं वो भी नतीजों के बिल्कुल फराह, चूंकि इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने हैं। ऐसे में दिल्ली में जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उन पर तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के मतदाताओं ने जो वोट देकर अपना जनादेश जारी किया है उसकी घोषणा शुरू हो जाएगी और न्यूज़ 18 पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। तो दिल्ली का जनादेश कुछ ही देर में देखने को मिलेगा और आप देखिए कि आज ही काउंटिंग भी होनी और आज ही परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। तो आज का दिन उन तमाम दिग्गजों के लिए बहुत ही खास दिन है, परीक्षा की घड़ी। जैसा कि आशीष पहले भी कहा जाता था कि एग्जाम देने के दौरान इतना डर नहीं लगता है जितना परिणाम आने के दौरान लगता है, और ये वही घड़ी है, सबसे कठिन घड़ी। परीक्षा के बाद परिणाम के बीच की जो घड़ी होती है वो एक एक सेकंड भी बहुत मुश्किल लगते हैं और आज तमाम जो दिग्गज अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं, शायद उनके लिए जो टेंपल रन भी करने की कोशिश करेंगे और वो तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी। आप देखिए न्यूज़ 18 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाए जाएंगे, पल पल की अपडेट प्रत्येक उस सेंटर से जहां पर जैसे ही किसी भी सीट का रुझान सामने आएगा तुरंत आपको बताया जाएगा और इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है। न्यूज़ 18 की टीवी स्क्रीन के सामने आपको टिके रहना है ताकि कोई भी डिटेल आपसे चूके ना। बिल्कुल रेनू, और चूंकि जो आपने जिक्र किया परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी, आज रात भर मुझे लग रहा है जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके कान में एक ही गीत गूंज रहा होगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और अब है रिजल्ट्स की बारी और रिजल्ट्स के लिए अगर बात करें तो इस वक्त फराह हमारी सहयोगी लगातार सुबह से ही मौजूद हैं। फराह देखिए ठंड तो है लेकिन इस वक्त जो कैंडिडेट्स जो ईवीएम में जिनके नाम के वोट डले हैं उनको ज़रूर पसीने आ रहे होंगे और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएंगे वो पसीना मुझे लगता है सूखने वाला नहीं है। और आप भी ठंड में इस वक्त बाहर मौजूद हैं, मौसम कैसा है पहले इस पर बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि सियासी मौसम कैसा है। जी
देखिए मौसम तो अच्छा है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो जैसा आप कह रहे हैं कि थर्ड में भी लोगों के पसीने छूट जाएंगे, और 699 अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम पर कैद है। तो कहीं ना कहीं सबको टेंशन है कि किस तरीके से जो है वो नतीजे आएंगे। देखिए मौसम बहुत अच्छा है और तैयारियां जो हैं वो सबने कर ली हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से रुझान आएंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली का जो दंगल है उसका काउंटडाउन थोड़ी देर में जो है वो शुरू हो जाएगा, और शुरुआती रुझान जो है उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पिक्चर क्लियर होगी। तो जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होगी वैसे वैसे आप ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ेगा और जी। कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ेगी, एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि सबको इस बात की टेंशन है। क्योंकि देखिए जो ये रिजल्ट होता है ये सबके लिए बहुत मेन बिल्कुल, लेकिन फराह टेंशन तो तभी से बढ़ी हुई जब से सर्वे के रुझान आए हैं, क्योंकि आशीष एग्जिट पोल की सर्वे के पहले फिर भी एक दावा किया जा रहा था कि हम जीत कर आ रहे हैं, लेकिन जब से एग्जिट पोल का सर्वे सामने निकल कर आया है सभी पार्टी के दिग्गज शांत हो गए। जैसा कि आप पहले भी बोल रहे थे, खुलकर कुछ नहीं बोल रहे कि कितनी सीटें किसके खाते में जाने वाली हैं। बिल्कुल, और हरियाणा का मुझे ध्यान आ रहा है फराज, क्योंकि हरियाणा में जब एग्जिट पोल्स आए थे दोनों पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। वहां भी सीटों के बारे में बहुत खुलकर नेता नहीं बोल रहे थे। तो सीटों के बारे में अगर नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है कि मामला 50-50 हो सकता है। अच्छा, और एग्जिट पोल में जो रुझान जिस पार्टी के लिए ज्यादा समझ में आ रहे हैं वो भी ज्यादा खुशी नहीं मना रहे हैं। इसलिए भी नहीं मना रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि पिछले कुछ इलेक्शन में एग्जिट पोल के सर्वे के दौरान जो रुझान आए थे वो भी बिल्कुल उलट हो गए थे, बिल्कुल औंधे मुंह गिरे थे। जी बिल्कुल, देखिए जब से एग्जिट पोल आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी लीडर्स हैं उनकी रातों की नींद उड़ गई है, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर बार जो एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं वो सटीक नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बार बार कह रही हूँ कि सीट्स की मार्जिन की अगर बात की जाए, लीडर्स इसीलिए सीट्स पर कोई स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो वोटिंग परसेंटेज भी कम है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं झटका है। क्योंकि अगर ये सच हो जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी हार होगी, और इसका जो एक फैक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार जो है वो मेहनत की है, चाहे वो चुनाव प्रचार की बात की जाए या जैसे शराब घोटाले जैसे जो मामले हैं, और बड़े से बड़े जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो जेल भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इसी को लेकर जो है अभी कोई भी अभी सीट्स पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही शुरुआती रुझान आने लगेंगे, थोड़ी पिक्चर की क्लैरिटी आएगी, तो उसके बाद जो है वो लीडर्स शायद हो सकता है सीट पर बात करें, लेकिन अभी बहुत क्लोज फाइट है। ठीक है, कुछ भी फराह, मुस्लिम वोटर्स की भी तादाद अच्छी खासी है कुछ सीटों पर, जैसा कि आशीष पहले जिक्र कर रहे थे। तो यहां पर AIMIM के जो उम्मीदवार हैं वो कितना आंकड़ों में तब्दीली ला सकते हैं, ऐसा क्या कुछ अनुमान है? देखिए इससे आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वोट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, और हो सकता है कि देखिए अभी जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी की ज़रूर आमने सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी से भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर जितनी भी फाइट्स है या यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं वो आपस में ही उनके जो वोट्स हैं उससे एक दूसरे को जो वो है डैमेज पहुँच सकता है, और उससे बीजेपी को जो है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो सकता है। बिल्कुल फराह, रीनू मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि एक सीट जिसके बारे में जिसके वोटर्स से मैं डायरेक्ट जुड़ा, जिन लोगों से मेरी बात हुई, वो है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट। उस सीट की अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुल के इस बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि कई लोग इसे फिर जज करेंगे और फिर घूम करके मीडिया की तरफ पॉइंट आउट होने लगता है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है मुस्तफाबाद में, देखिए जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 50-50 है। आंकड़े कुछ भी कहें, हिंदू और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 50-50 हैं, और जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं वो यहां कम हैं। यहां लोग काम पर वोट देते हैं, और इस बार जो वोट बटे हैं वो AIMIM के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच बटे हैं। जबकि जो हिंदू मतदाता हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो पुराने वोटर्स हैं, पुराने रहने वाले यहाँ के हैं, उनकी एक ही आइडियोलॉजी रही है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ज़्यादा जो पक्ष में वो बीजेपी के जाता दिख रहा है। क्या ऐसी ही परिस्थितियाँ और भी मुस्लिम बाहुल्य सीटें जहाँ पर कुछ हमने देखा कि थोड़ा सा डाइवर्जन है वोटों को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के, क्या उसी तरह का कुछ परिणाम अगर हमें और सीटों पर भी फर्क देखने को मिलेगा तो ये निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल हैं वो सटीक साबित होंगे। लेकिन अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो परिणाम कुछ और हो सकते हैं, जैसा कि नेताओं को अंदाजा है इस बारे में।
सीटों की बात करें तो 28 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत टफ रहती हैं, वहाँ पर जीत हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पर वोट डाइवर्जन की बात आ रही है तो वो भी एक टफ रोल रहेगा और वोट बिल्कुल डाइवर्ट हुए हैं। और जिस तरीके से जब वोट डाइवर्ट होते हैं तो पार्टीज़ को डैमेज भी होता है, तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि जब वोट बटेंगे तो उस तरीके से जो मार्जिन है वो सीट्स का कम हो जाएगा। इसीलिए अभी जो नेता हैं वो किसी भी सीट पर कुछ बात करने के लिए राज़ी नहीं है और वो नहीं चाह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कह दें कि जिसके बाद जब रुझान आ जाए और जब स्थिति साफ हो तो उनको उस बात से, इसलिए अभी सब जो है वो पिक्चर क्लियर होने का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आपसे कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में बिल्कुल फरोर, आप लगातार जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इस वक्त आप सब न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए, देखते रहिए पल पल की अपडेट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आप देखिए कि आज ही जो मतगणना हो रही है, आज ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे और 1 घंटे बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दिल्ली की 70 सीटों के क्या नतीजे आने वाले हैं, इसके लिए आपको पल पल की अपडेट चाहिए तो आपको न्यूज़ 18 पर नजर बना के रखना होगा, क्योंकि यहां पर मिलते हैं सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। चुनावी शोर के साथ ही नतीजों तक का जो सफर है वो न्यूज़ 18 के साथ हर चुनावी माहौल में बहुत बेहतर रहा है। और सबसे पहले जो दावा किया जाता है रुझान पहुंचाने का अब तक, वो दावे के साथ एक बार फिर से न्यूज़ 18 की टीम तैनात है तमाम सेंटर्स पर, ताकि आपको एक एक सेकेंड पल पल की अपडेट पहुंचाई जा सके। तो देखिए 1 घंटे बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 70 सीटों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे और इस दौरान तमाम सीटों पर कौन नेता कहां जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको बताया जाएगा। चुनावी शोर के बाद नतीजों का इंतजार जोरों शोरों से किया जा रहा है। बिल्कुल, और कुछ ही घंटे रह गए हैं, लेकिन हर तरफ 15 करोड़ के ऑफर का शोर भी सुनाई दे रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस तरह की कई सारी चीजें जो है मतगणना से पहले सुनने में आ रही है। लेकिन तमाम राजनीतिक दल उनके अपने दावे, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60% से भी ज्यादा मतदान हुआ। वोटिंग के बाद 14 एग्जिट पोल भी आ गए, 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। लेकिन एग्जिट पोल अलग, एग्जैक्ट पोल अलग है और एग्जैक्ट पोल आज आपको पता चलेंगे। करीब दोपहर तक ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन कहां से जीत चुका है और किसको कितनी सीटें मिली हैं। तो इस बार दिल्ली का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई साल हो गए हैं और अब तक बीजेपी नहीं जीत पाई है राजधानी को, राजधानी की जनता को नहीं साध पाई है। लेकिन यही कोशिश है कि इस बार साध लिया जाए, तो इसीलिए कई संकल्प पत्र निकाले गए, पार्ट वाइज निकाले गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 निकाले गए, जिनमें कई बड़े वादे किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी की गई है कि जो योजनाएं और जो लाभ पहले से ही सरकार दे रही है उनमें से किसी भी चीज को बंद नहीं किया जाएगा, उनको जारी रखा जाएगा। यमुना नदी की सफाई का सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसको उठाया गया और उसको लेकर भी आश्वासन दिया गया। तो दूसरी तरफ कचरे का ढेर जो आप देखते हैं राजधानी में, उसकी सफाई का जिम्मा बीजेपी ने कहा है कि हम लेंगे, उसे भी हम साफ कराएंगे। तो ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका जिक्र राजनीतिक दल करते नजर आए, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर जनता किसकी तरफ है। इंतजार थोड़ा सा और आपको करना होगा। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार दावा ये किया जा रहा है कि इस बार हम और अच्छे वोटों से जीतेंगे पिछली बार के मुकाबले। तो 70 सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की। 70 सीटों की अगर हम बात करें तो एरिया वाइज डिवाइडेड है, साउथ दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है और इन जगहों पर जो है जनता का मूड काफ़ी अलग अलग रहता है। मिले जुले जो लोग हैं वो रहते हैं, कोई उत्तराखंड से, कोई बिहार से, इस तरीके से रहवासी हैं। व्यापारी वर्ग ज़्यादा है। इस बार जो व्यापारियों को राहत दी गई है टैक्स स्लैब में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसको कैसे देख रहे हैं लोग, क्या सोचकर उन्होंने वोट डाला है, ये सारी चीजें आज जो है स्पष्ट हो जाएंगी। कोई भी हो, किसी को छोड़ा नहीं। तो लोग अब ये समझ चुके हैं इस पार्टी ने काम कुछ करना नहीं और पूरी तरह से झूठ बोलना, बेईमानी करना और देश में सबसे बड़े भ्रष्टाचार का पर्याय अगर कोई बनी है तो वो आम आदमी पार्टी बनी है। और इसलिए दिल्ली की जनता ने भी ये सब देखा है और इस आज जो दिख रहा है वो दिल्ली में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं
उनके अनुसार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह पिछड़ गई है, देश की राजधानी है। राजधानी को एक जवाबदेह सरकार चाहिए, राजधानी को एक काम करने वाली सरकार चाहिए, तो वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार एग्जिट पोल्स पे सवाल उठा रही है का दावा, और ये देखिए दुष्यंत कुमार को आप देख पा रहे थे अभी सुबह मैंने से कहा ना कि अब वो सवाल जब जो चीज उनको सूट नहीं करती है कि संविधान में तुम्हें दी है, थोड़ी तो गरिमा रखो, थोड़ी तो शर्म रखो। बीजेपी नेता ऐसे दुष्यंत उनका आरोप लगाकर भाग जाना पुरानी राजनीति रही है। अरविंद केजरीवाल की बाद में माफी मांगते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। आज सुबह संदीप दीक्षित ने भी कहा कि अभी पोल्स के बाद बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा नहीं होगा, ये हाईकमान डिसाइड करेगी। किस तरह से? देखिए, हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ ना होगा, ना हमें उनकी जरूरत है। अगर जरूरत पड़ती है, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। सुबह से लगातार न्यूज़ 18 की टीम आपको हर पल की अपडेट और तमाम जो मुख्यालय हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के मुख्यालय हों, चाहे कांग्रेस के, चाहे बीजेपी दफ्तर हो, वहां पर कैसी तैयारियां की गई हैं ये भी हमने आपको दिखाया। सीधे करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं आप प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ गए। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। साथ ही धर्मेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आज सियासत का सबसे बड़ा दिन, दिल्ली की जनता के लिए सबसे बड़ा दिन, लेकिन उससे भी बड़ा दिन उस प्रत्याशी के लिए जो परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार कर रहा है। पहला रिएक्शन आपका धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार। आज दिल्ली के लिए वाकई एक खूबसूरत दिन है। लोकतांत्रिक सरकार दिल्ली की जनता आज चुनेगी और हमें विश्वास है कि दिल्ली की जनता ने इस बार 11 साल की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के कुशासन और 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई केजरीवाल जी के कुशासन से त्रस्त होकर कांग्रेस को बहुमत देने का मन बनाया है। आप देखेंगे कि पिछले 11 साल में केंद्र की बीजेपी की सरकार ने किस प्रकार से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को, वहां की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके रखा। दिल्ली जो देश की राजधानी है वो क्राइम की राजधानी बन गई। वहां माताएं, बहनें, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं और गैंगवार जैसी स्थिति देश की राजधानी में हो रही है, तो बाकी देश के जो छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, उनकी क्या हालत होगी आप सोच लीजिए। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं जी। केजरीवाल जी जब आए थे अन्ना हजारे की गोद में बैठकर राजनीति में, आरएसएस के द्वारा जब अन्ना हजारे का वो आंदोलन संचालित किया जा रहा था, तो पूरे देश जानता है कि केजरीवाल जी और बीजेपी छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में ठीक है। इस पर एक रिएक्शन प्रियंका दुबे से लेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी छोटे भाई बड़े भाई की तरह है। प्रियंका दुबे जी, पिछली बार तो आप लोगों ने मन को शांत कर लिया था कि वोट प्रतिशत तो बढ़े कम से कम। इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार क्या अनुमान है, क्या लग रहा है? नमस्कार, सुप्रभात तो सभी को। ये दिन जो है वो नया इतिहास रचने के लिए आज आया है। आप देखते जाएंगे थोड़ी देर बाद जब पेटियां खोलनी शुरू होंगे और ईवीएम के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो जितनी भी गलतफहमियां हैं लोगों की दूर हो जाएंगी। दूसरा आरोप जो धर्मेंद्र जी ने लगाया कि छोटे भाई बड़े भाई, तो मुझे समझ में नहीं आता कि विधानसभा में छोटे भाई बड़े भाई और आपसी दूसरी परिस्थितियां बदल जाती हैं, बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं और वही विधानसभा में अलग हो जाते हैं। तो आप पहले तय तो करें कि आम आदमी पार्टी किसकी छोटे भाई है। आप लोग लोकसभा में उनके साथ लड़े, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके आप लोग बहुत अच्छे से हुंकार भरते हुए हर मंचों पे नजर आए और आईएनडीए गठबंधन के आप लोग हिस्सा बने और परजीवी बन चुकी कांग्रेस हर क्षेत्रीय दल के पास में गई और उनके समर्थन के साथ में चुनाव लड़ी। तो अगर ऐसा था तो आपको चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए था, चाहे जो होता रिजल्ट जो भी आता, हार जीत जाते। यही तो कारण है कि जनता थोड़ी कंफ्यूज हो गई है प्रियंका जी, यही कारण है। और एग्जिट पोल के जब से रुझान सामने आए हैं उसके बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल साइलेंट मोड में हैं, क्योंकि भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई है एग्जिट पोल के रुझानों में, लेकिन आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी दावे कर रही है कि कहीं ना कहीं उनकी भी एक अच्छी खासी पकड़ जनता के बीच में बनी थी इस दौरान। और बीजेपी का 27 साल का जो सूखा है वो हरा हो पाएगा क्या इस बार, प्रियंका जी?
निश्चित तौर पे जनता परिवर्तन करना चाहती है और कोई भी रूलिंग पार्टी के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सी जगह पे अलग अलग कटल्स होते हैं, परेशानियां आती हैं, हर्डल्स आते हैं, तो वो भी रहते हैं। और जिस प्रकार के जो वादे करके आम आदमी पार्टी ने अपने आप को रिफॉर्म किया था या हम कह सकते हैं सत्ता में आई थी, तो पिछले 10-11 सालों में उन्होंने देखा है कि खुद आम आदमी के फाउंडर मेंबर्स ही उनसे हटते चले गए और उनको जिस तरीके से आगे आना चाहिए था वो खत्म होता चला गया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जनता निश्चित तौर पे परिवर्तन करना चाहती है और ये परिवर्तन आज आप देखेंगे जैसे रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो सारी कलई चढ़ती नजर आएगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। आपके अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो मैनिफेस्टो क्या आपको अलग लगा है इस बार का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है? बाजी करते आई 15 लाख हर गरीब के खाते में आएंगे और चुनाव के बाद इन्हीं के गृह मंत्री अमित शाह बोल देते हैं साहब ये तो जुमला था, सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बाद में बोल देते हैं साहब ये तो जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी करती है। वैसे ही सेम केजरीवाल जी ने किया। केजरीवाल जी ने मुफ्त शिक्षा, बेहतर इलाज और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम सारे वादे किए। यमुना को मैं साफ कर दूंगा, दिल्ली की सड़कों को बहुत अच्छा बना दूंगा। दिल्ली देश की राजधानी है, बड़ी शर्म की बात है। जिस दिल्ली का यश बढ़ाने का काम शीला दीक्षित जी की सरकार ने किया, फ्लाईओवर हो या जितना भी औद्योगिकीकरण किया हो, शीला दीक्षित जी के जमाने में देश की राजधानी दिल्ली को असली पहचान मिली और शीला दीक्षित जी के कामों को दिल्ली ने पहचाना और इस बार इस बात को दिल्ली की जनता ने भी माना कि दिल्ली के लिए कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं है। दूसरी तरफ जुमलेबाज हैं और इस एक तरफ उन्हीं के छोटे भाई मफलरबाज हैं। तो ये केवल गुमराह करने का काम करते हैं। शराब घोटाले में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी जेब भरी है और पूरे देश को लूटने का किस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये देश की जनता भी देख रही है और दिल्ली की जनता तो क्योंकि राजधानी में रह रही है तो करीब से देख रही है। दोबारा आपके पास आएंगे। संदीप यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी नेता इस वक्त। संदीप जी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग मिले हुए बीजेपी से, आखिर क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या बोलेंगे? नमस्कार, मैं आपके दर्शकों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। अगर हम लोग मिले बात तो ये है कि ये मिले हुए हैं बीजेपी से क्योंकि इनका कोई जनाधार नहीं है दिल्ली में और वही हाल बीजेपी का है। ये केवल एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती हुई नज़र आ रही है, जो लगभग हर बार यही होता है कि दिल्ली का एग्जिट पोल हर बार गलत होता है, दिल्ली का रिजल्ट दूसरा होता है, एग्जिट पोल दूसरा होता है। वही परिणाम इस बार भी होगा और इस बार भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और ये जो छोटे भाई बड़े भाई हैं ये अपना रोल बखूबी विपक्ष में निभाएंगे जैसा कि पहले से निभाते आए हैं। ठीक है, तो जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी बीच बीच में आ रही है, वो भी हम आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन प्रियंका जी, सवाल ये है कि आखिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या अलग था जो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं था? ये आरोप बहुत लग रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास और सबके प्रयास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती आई है। जो भी पार्टी ने वादे किए, जिन भी प्रदेशों में किए, उनको धरातल पर पूरी तरह से आज उतारा है और काम करती चली आ रही है। डबल इंजन की सरकार के फायदे सभी ने देखे हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो करती है, उसके ऊपर जनता ने जो विश्वास जताया है। या अगर हम बात करें महिला के सम्मान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीति रीति बनाई और आगे उसको अप्लाई करके दिखाया, जनता इन सारी चीजों को समझते हुए देश के विकास में और राष्ट्र के निर्माण में साथ आएगी और निश्चित तौर पर वो साथ में आएगी। बिल्कुल। और प्रियंका जी, यहाँ पर हो रही है और जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो डबल विकास होगा, ये साफ लग रहा है। काफी सवाल है, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी एक विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये पैसे खिला रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं है तो क्या है? अभी विधायक आज चुन के जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। जिनके जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो खुद जीतेंगे? उनकी गारंटी है क्या? सवाल ये है। और 16 के आरोप लग रहा है, सामने तो 3 आए हैं, बाकी कहाँ हैं? उनके नंबर दीजिए। एसीबी कल जांच करने गई है तो
भागते फिरे, अब होने वाला नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप की जो ये राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, अब बचने वाले नहीं हैं, उनको जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, क्या हुआ? तो देखिए, अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि कई सारे सवाल खड़े होते हैं प्रियंका जी से, ज्यादा सवाल इसलिए भी क्योंकि केंद्र में सरकार है और अब दिल्ली की जनता के मन में बस पाती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रियंका जी, एक तरफ ये भी देखा जाता है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां खुले मंचों से दावा करती हैं, लेकिन जब एक पार्टी ये दावा करती है तो दूसरी पार्टी उस पर निशाना भी साधने लगती है कि भाई इन्होंने तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी हैं। तो इलेक्शन में तो सभी लोग यही कर रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियां होना और उसी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, या हम कहें कि दूसरी परिस्थितियों को परिवर्तन में लाने के लिए योजनाओं को बनाना, इनके दोनों चीजों में थोड़ा सा माइन्यूटली अंतर आता है। अगर हम बात करें इस कल्चर की, अगर हम बात करें जिसमें कि फ्री की कोई भी चीज को अनाउंसमेंट करने की, तो इसके जनक खुद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, फ्री पानी, इस टाइप की जो स्टाइल लेकर के आए चुनाव के अंदर, इसको कहा जाए सबसे ज्यादा प्रमोट वही करते हैं और इन्हीं आधारों पर वो जीत के भी आए थे। परंतु न फ्री वाईफाई लोगों को मिला, न सड़कों की स्थिति सुधरी, और यमुना जी की स्थिति तो क्या है ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो निश्चित है कि जो उनने वादे खिलाफी करी है, दिल्ली की जनता उससे त्रस्त हो चुकी है। और रही बात संदीप जी, आपका कमेंट। जो ये मुफ्त की रेवड़ी की बात कर रहे हैं, पहले इसी मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ थे, जगह जगह जाके प्रचार करते थे केजरीवाल जी तो मुफ्त की रेवड़ी दे रहे, केजरीवाल जी तो मुफ्त की